नमस्कार दोस्तों। कहानी की विकास यात्रा में हम प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। इसमें आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की हमारी कहानी है राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें। आज की कहानी है राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें। यह एक पत्रात्मक शैली में और राजनीतिक से संबंधित कहानी है ये। ठीक है। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, बंग महिला के नाम से लिखती थी, इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी की शैली कहानी शैली नहीं अपितु यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखक का संवाद नहीं है। अतः यह एकात्मक कहानी है। ठीक है। देखो इसमें कितनी है, 1904 में लिखी गई थी, पहली राजनीतिक कहानी है, पत्रात्मक शैली में है और व्यंग्यात्मक कहानी है और एकात्मक कहानी है। तो कहानी में कोई विशेष पात्र नहीं है, दो ही जने हैं। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की समीक्षा। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। उन्होंने ही 1905 में बंगाल विभाजन का बीज बोया था तथा अक्टूबर 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हो गया था। लॉर्ड कर्जन भारत में ही अपने पद पर बने रहना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से इसी प्रकार कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होते? इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। इसमें देश की बद हाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है। यानी इस कहानी में क्या चीज़ है, केंद्रीय विषय तो राजनीति और नीति है और बेरोजगारी फैली हुई दिखाई गई है। या तथा नारी की दीनहीन दशा व उसके साथ दासत्व के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी में वृद्ध जनों के अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में सर्विस में प्रमोशन के लिए घूसखोरी व चापलूसी को आवश्यक बताया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते, जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी जल्दी प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की व्यवस्था का चित्रण किया। ये बात मोस्ट है। यह वह बिजली अर्थात विद्युत जो इतनी प्रेम तेजो में वह शक्तिशाली है कि जिसको छूने तक की हिम्मत ने किसी में नहीं है। वही आज प्राय घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। मानव विधाता ने उसके भाग्य में यही लिखा दिया है। लेखिका द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा व सूर्य पर ग्रहण लगता है, अर्थात यदि जनता खुश नहीं रहती तो सत्ता पर संकट आ सकता है। इसमें जन चेतना की ओर भी संकेत किया गया है कि देश की जनता में जागृति आ चुकी है। अब अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। लेखिका ने हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का शंखनाद करने वाली पहली महिला थी। इस कहानी में क्या दे रखा है, इसमें मोस्ट बात यह है कि 1904 में लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, राजनीतिक कहानी है, पत्रात्मक शैली में, व्यंग्यात्मक भाषा है और एकात्मक कहानी है। और इसमें नारी की दुर्दशा के चित्रण किया गया है और बिजली के माध्यम से नारी की चित्रण को अवस्था को बताया गया है और लॉर्ड कर्जन के पे व्यंग्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक एक करके कहानी पढ़ते हैं हम। कहानी की विकास यात्रा में आगे की कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद सिंह
साहित्यकार थे। कथा लेखक में उनकी शैली अत्यधिक लुभावनी थी, अतः कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। इन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की महती सेवा की थी। कानों में कंगना। कहानी के प्रमुख पात्र है किरण और नरेंद्र और योगीश्वर। ये आपको याद करना है कहानी। किरण, नरेंद्र, योगीश्वर। किरण कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता है। कानों में कंगना कहानी की समीक्षा। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इतनी देर जो पढ़ रहे थे वो तो सरस्वती पत्रिका में थी, लेकिन कानों में कंगना इंदु पत्रिका में छपी थी। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का आरंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है, किंतु अंत बहुत ही दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार किया है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था को सौंप दिया था, तात उन दोनों का विवाह कर दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस गया और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहनों बहाने बना बना कर ले जाता था और किन्नरी को दे देता था। एक दिन नरेंद्र का यह राज उनकी पत्नी किरण के सामने खुल गया था। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चली बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्योछावर कर चुका था। किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक ही सार्थक होता है। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था। अब क्या हो सकता है दोस्तों, जब चिड़िया चुग गई खेत। आंखों पर पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछतावे के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचा था। तो ये थी प्रेमचंद पूर्वे की कहानियाँ जो हमने पढ़ ली है, और आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियाँ, यानी प्रेमचंद के साथ साथ चलने वाली।